हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर गेट्स टॉप रैंकर्स। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में क्या चेंज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो 5 मैथ ट्रिक दैट कैन चेंज योर क्यूए स्कोर, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्कोर। मतलब इन ट्रिक्स को अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आपके मॉक में और फाइनल एग्जाम में ये ट्रिक्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ध्यान रखें गाइस, ये जो ट्रिक्स बता रहा हूं इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं आईपी मेट इंदौर में, राइट। रोहतक में भी आए हैं, इंदौर में भी आए, जिपमेट में भी आए एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। होप सो कि सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स आप यहां पर कमेंट में देंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रदीप स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स, राइट, and 50% of the remaining on clothes and conveyance, and he saved one third of the remaining amount after spending on food, clothes and conveyance. If he saves 19,200 every year, what is his monthly income? ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको आता होगा करना, बट एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो गाइज हमें शॉर्टकट्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या तरीका होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना पड़ेगा एंड दैट विल कंज्यूम योर टाइम। दैट्स व्हाई गाइस प्रैक्टिस अच्छी रखो, हर एक टॉपिक की बात समझ में आ रही, क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए और क्या पूछा जा रहा है वो समझ में आ जाए। कुछ की पॉइंट्स होते हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। तो प्रदीप 40% स्पेंड कर रहा है मंथली इनकम कौन, फूड आइटम्स पर। गाइस पहली बात तो मंथली इनकम की बात कर रहा है। कई बार यहां पर क्या दे देता है, वो ईयरली इनकम भी दे देता है और कई बार क्वेश्चन में मंथली इनकम पूछ लेता है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मंथली इनकम की बात की जा रही है, बिल्कुल सही बात है सर। तो प्रदीप की जो भी इनकम होगी, जो भी प्रदीप की इनकम है उसका 40% मंथली इनकम किस पे, फूड आइटम पर खर्च कर दिया। 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ पर खर्च कर दिया, इन कन्वेंस पर कर दिया। रिमेनिंग बचा हुआ आपकी जो भी इनकम है उसका आपने स्टार्टिंग में 40% खर्च कर दिया मान लो। फिर जो खर्च करने के बाद जो बचा हुआ है, राइट, उसका कितना कर दिया आपने, 50% कर दिया क्लॉथ एंड कन्वेंस पर। फिर जो बचा हुआ है उसका वन थर्ड आपने सेव किया है, मतलब रिमेनिंग 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 का है, मतलब सक्सेसिव डिक्रीज वाली बात की जा रही है, राइट। तो आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन का आपको पैटर्न पहचानना है कि क्या है, ठीक है। जब सक्सेसिव डिक्रीज होता है तो जो मैं मेथड बता रहा हूं वो आप बिल्कुल लगा सकते हो। मान लो मैं बोल देता हूं कि उसकी मंथली इनकम एक्स रुपीज थी, राइट, एक मंथ में वो एक्स रुपीज अर्न कर रहा था, बात समझना। 40% मंथली इनकम का उसने खर्च कर चुका है। तो सबसे पहली बात क्या करो, आप जो भी खर्च किया है उसका जो परसेंट, 40% भाई ये हो गया। तो कभी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करते हैं सर, परसेंटेज हटा देते हैं, डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं, राइट। तो सर फ्रैक्शन कितना बन गया, 2/5 बन गया। तो 40% उसने खर्च कर दिया, जो भी इनकम है वो 100% है, उसका 40% खर्च कर दिया। तो परसेंटेज में 40 कर दिया, तो आप बोलोगे सर बचा कितना, उसका 60%। या तो आप 60% लिख लो, नहीं तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम कि मान लो उसकी इनकम 5 पार्ट थी, उसमें से 2 पार्ट उसने खर्च कर दिया। 40% मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर वाला बताएगा। बात समझ में आ रही है कि टोटल इनकम मान लेते हैं 5 पार्ट थी और 40%, तो फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर वाला पार्ट 2 पार्ट उसने स्पेंड कर दिए। तो 5 पार्ट में से 2 पार्ट चले गए, तो कितने बचे सर, 3 पार्ट बचे। तो 3/5 कर देंगे। बात समझ में आ रही है। देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ में, ठीक है सर। तो मंथली इनकम एक्स रुपीज थी, उसका 2/5 खर्च कर दिया तो उसका कितना बचा, 3/5। तो कभी भी आप तो डायरेक्ट ये कर लिया करो कि अगर वो खर्च हो रहा है या रिड्यूस हो रही है तो डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमरेटर पार्ट को माइनस कर दो, राइट। 5 - 2 दैट इज 3/5 और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो खर्च करने के बाद उसकी इनकम कितनी बची सर, एक्स रुपीज इनकम थी, 2/5 खर्च हो गया, 3/5 बची है। अब भाई एक बात ध्यान से समझो, यहां पर 3/5 ये मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब इसका परसेंटेज डिक्रीज होगा, इस परसेंटेज से खर्च होगा, बात समझना, इसका जो भी बनेगा। आगे क्या बोल रहा है कि फूड आइटम एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। तो इनका मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगी, राइट। रिमेनिंग कितनी बची है, तो वो बोल रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग
ऑन क्लोज एंड कन्वेंस। भाई 50% का फ्रैक्शन बनाओ सर। सर 50/100 दैट इज 1/2 फ्रैक्शन बन जाएगा। आप बोलोगे 50% खर्च हो गई तो इसका 50% बची, या फिर फ्रैक्शन में क्या करेंगे सर, 2 पार्ट थी उसमें से 1 पार्ट खर्च हो गई, तो 2 में से बन गई तो कितना बची, 1/2 बची इसका, और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। बात समझ में आई? ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये रिमेनिंग वाली इनकम ये बची होगी जो भी है मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो मैं इसको इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट पे ज्यादा ध्यान मत देना, मुझे पहले ये ब्रैकेट बनाना था फिर ये बनाना था, मैंने बना दिया, ठीक है। फिर क्या बोला, ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड कन्वेंस, राइट। ही सेव्स 1/3 रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर, मतलब इन पे स्पेंड करने के बाद सब कुछ पर ये बची है। अब इसका कितना सेव कर रहा है, 1/3 सेविंग है, और वो बोल रहा है सेविंग कितनी है, 19,000। इसका 1/3 सेविंग है भाई, ये जो बची इसका 1/3 हमने सेविंग कर दी, हमने 1/3 निकाल दी, तो ये सेविंग बची, और ये किसके बराबर है बोल रहा है, इफ यू सेव 19,200 एवरी ईयर। इस बात पर आपको ध्यान देना है, हर साल एवरी ईयर 19,200 रुपीज से सेव करता है, बट ये तो सर मंथली इनकम थी, तो मंथली कितना सेव कर रहा है भाई, ये तो हम निकाल ही सकते हैं। सर ये ईयर का है, 19,200 ईयरली है, तो मंथली क्या होगा सर, 12 से डिवाइड कर देंगे। अब बात समझ में आ रहा। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो इसको क्या मान लेते हैं, मंथली मान लेते हैं, और इसको सॉल्व करते रहते हैं, और ऑप्शन नन ऑफ दीज देते हैं, बच्चे बोलते हैं आंसर नहीं आ रहा, या फिर कुछ गलती हो गई, या क्वेश्चन गलत है। तो आपको इन की पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है गाइस, यही पॉइंट वहां पर फंसाता है, क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। सर 3 एंड 3 तो कैंसिल हो गए, कोई बात नहीं सर, 12 से चला जाएगा, हाँ सर 12 बन जाए, 12 हो गया, राइट। 7 बचा, 6 टाइम चला गया, 600, और 5 2 जा 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1600, और 10 यहां से गया तो 16,000। तो x क्या है, उसकी मंथली इनकम, एंड व्हाट इज मंथली इनकम, मंथली इनकम 16,000 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड पर। तो गाइस समझ आ रहा है किस तरीके से शॉर्टकट से करना है, हमारा टाइम बचेगा, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम लेगी, उसका टाइम हमारे पास नहीं है। अब ये क्वेश्चन को देखो भाई, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट 1,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता हो तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। मान लो प्रिंसिपल 1,000 रुपीज था, प्रिंसिपल 1,000 रुपीज था, तो 3 years में उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, एंड 3 years में उस पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो एक बेसिक मेथड, आप 3 years का सिंपल निकालो, 3 years का कंपाउंड निकालो, माइनस करो, आपका आंसर। क्या ये करना सही है सर? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगाओ। इस पर बेस्ड भी इंदौर में क्वेश्चन आया था, आप देख लेना, पीवाईक्यूज देखोगे तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और ये मैं पहले से बताता रहा हूँ भाई, इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है। तो मैं सीधा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, 3 साल के कंपाउंड और सिंपल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। ध्यान रखना, 3 years के कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस, पी आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, राइट, इंटू 3 प्लस आर अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो, वो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम कर सकते हैं उसको, राइट। वो कभी क्वेश्चन होंगे तो फिर मैं कभी फिर पढ़ा दूंगा वो मेथड, अभी फिलहाल आप इससे कर लो। तो 3 years के कंपाउंड और सिंपल के डिफरेंस का फॉर्मूला है, पी इज अ प्रिंसिपल, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 प्लस आर अपॉन 100, राइट। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपीज। गाइस प्रिंसिपल कितना था सर, प्रिंसिपल 1,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कोई आपत्ति नहीं सर। 3 प्लस आर अपॉन 100, यार आर कितना है सर, 10 है, राइट, अपॉन में 100। बस सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सर। जीरो से जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये जीरो चली गई, तो ये बचा 1,000। 1,000 1/10 का स्क्वायर करोगे तो गाइस कितना होगा सर, 1/100 होगा। फिर क्या करेंगे सर, 10 प्लस 3 30 प्लस 1 31 अपॉन में 10 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 जीरो खत्म, बचा कितना सर, 31 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बताओ, ये आईपी में इंदौर में आए थे इस तरीके के क्वेश्चन, कितना टाइम लग रहा था? अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट्स पता है, फॉर्मूले से नहीं जाना, तो सीधा आप क्या करो, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से देख सकते हो कि सर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना बनेगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल होता है, बात समझ में आ रही सर, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल होता है। तो अगर मैं 3 years का सिंपल इंटरेस्ट का देखूंगी, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, और थर्ड ईयर भी 10%, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चा कितना बन जाएगा,
30%। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल 1000 है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हर साल सेम है, तो 3 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 इयर्स में? सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पहली बार प्रिंसिपल पर लगता है, बट सेकेंड ईयर से वो किस पर लगता है, अमाउंट पर लगने लगता है। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर 3 साल के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालना है, तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा गाइस कि सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताता है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना परसेंट बना। देखो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो 20% बन रहा है, 10+10। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर फाइंड करते हैं तो वो कितना बनता है सर, एक्स प्लस बाय सर 10+10 +10 इंटू 10/100। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो कितना परसेंट बना सर? सर अगर इसको देखते हैं सर, ये ऐड होकर सर 21% बना। लेकिन हमें 3 साल का निकालना है सर, अभी ये 10 भी बचा है, तो इसको इन दोनों का हमने निकाल लिया, 21% बना। बट सिंपल 20% बन रहा है। अब थर्ड ईयर और ऐड कर दो तो सर फिर से ये अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई बाय 100%। तो हमें यहां से परसेंटेज पता चल जाएगा। सर जीरो से जीरो चला गया, ये 31% हो गया। प्लस सर ये कितना हो जाएगा, 2.1 हो गया सर। सर ये 33.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बना 33.1%, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट बना सर 30%। अगर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सर कितना हो रहा है, 30% और 33.1%। तो आप देख रहे हो सर 3.1% का डिफरेंस बन रहा है सिंपल और कंपाउंड के रेट में। 3 साल में कितना बन रहा है, 3.1% का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल आपने 100% माना था, उसका 3.1% निकाल दो, अपॉन में 100, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगी, 30 से 30 कैंसिल। इस तरीके से भी 31 आ जाएगा। दिस इज सेकेंड मैथड। इनको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। नाउ थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करो गाइस। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करते हो तो आप पॉज कर लिया करो, फिर उसके बाद नहीं बनता तो फिर इस वीडियो को आप देखना। बात समझ में आ रही? तो पहले एक साइड में हट जाता हूं, आप पूरे क्वेश्चन को क्या करो, पॉज करके सबसे पहले तो आप उसे देख लो। राइट, मैं रीड कर देता हूं, अगर कुछ शायद कट रहा हो, कट नहीं रहा वैसे। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। भाई एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। कोई बात नहीं सर, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% ने तो वोट ही नहीं दिए। एंड आउट ऑफ 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, और उसमें से 600 इनवैलिड हो गए। ये भी कहीं ना कहीं सक्सेसिव डिक्रीज की तरफ ही जा रहा है। बात समझे? इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ की वोट हुई। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब जब वोट हुई जिस दिन, 20% लोग तो वोट डालने ही नहीं गए भाई। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है सर। और बोला जो वोट डली है, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, जो वोट डाली गई हैं, जो पोल्ड वोट्स हैं, उसमें से 600 वोट्स इनवैलिड हैं। कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ सर, विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब विनर को 75% ऑफ द वैलिड वोट्स मिल गए, और कितने से वो विनर रहा, 4500 वोट से। तो कभी भी वोट्स वाली कहानी आती है, वोट्स वाली कहानी आती है। पहले आप इसको पॉज करके सॉल्व करो। तो बात समझना गई, सबसे टॉप पर होती है वोटिंग लिस्ट। एक कोई भी सिटी में इलेक्शन होना है, समझना बात, कोई भी सिटी में अगर इलेक्शन होना है तो जितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, जितने नंबर ऑफ वोटर आईडी कार्ड्स हैं, वहां पर आप उसे बोलोगे वोटिंग लिस्ट। राइट? फिर वोटिंग लिस्ट में जब इलेक्शन हुआ, क्या जरूरी है सारे लोग वोट डालने जाएंगे? अगर उसने बोल दिया तो अच्छी बात है। अगर सारे लोग नहीं गए, जैसे बोल रहे 10% डिड नॉट कास्ट, ऐसा बोल दिया सपोज, तो जो भी वोट डालने गए हैं, जितने वोट डालने गए उसे बोलेंगे वोटिंग, या पोल्ड वोट्स बोल दो उसको। क्या बोलेंगे? पोल्ड वोट्स। अब जो पोल्ड वोट्स हुए हैं, क्या जरूरी है वो सारे सही वोट्स हो? कुछ गड़बड़ी कर दी हो एमएलए साहब ने, तो सर अगर कुछ वहां पर गड़बड़ी हुई है तो उन वोट्स को वैलिड, जो भी पोल्ड वोट्स हैं उसमें से जो खराब वोट्स हैं, जो गलत तरीके से डाले गए, उनको हटा दिया जाए। हटा दिया गया। तो आपने बोल दिया सर पोल्ड वोट्स में से जो वोट डाले गए उन्हें हटा दें, राइट? तो क्या होंगे? वैलिड वोट्स आ जाएंगे। मतलब इनवैलिड वोट्स को हम हटा दें पोल्ड में से तो वैलिड आ जाएंगे। अब जो वैलिड वोट्स हैं उसमें से एक विनर निकल के आता है और एक लूजर निकल के आता है। तो विनर को भी वैलिड का मिलता है और लूजर को भी वैलिड का मिलता है, और उनका जो डिफरेंस होता है विनर और लूजर का, दैट इज कॉल्ड द मार्जिन। आई थिंक अब आपको पूरी रूपरेखा समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन की। राइट? अब देखो मैं कैसे करता हूं। सर हम मान लेते हैं, मान लो वोटिंग लिस्ट 100x की थी। भाई वोटिंग लिस्ट आपको अज्यूम करना पड़ेगा। राइट? मान लो वोटिंग लिस्ट क्या थी,
सर 100x की थी। या तो फिर मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ सिंगल लाइन में, वो भी मैं बता दूंगा। सर वोटिंग लिस्ट 100x की थी, टू कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। सर 20% ने वोट ही नहीं दिया। सर 100x का 20% निकालोगे तो सर 20x ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया? सर पोल्ड वोट्स कितने? 80x हैं। पोल्ड या फिर वोटिंग? पोल्ड वोट्स कितने हैं सर? सर 80x हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20% voters did not cast their vote, out of which 600 vote declared invalid। 80x में से कितना है भाई? 600 invalid है। तो 80x माइनस 600, राइट? तो ये क्या बचेंगे सर? ये इनवैलिड हटा दो, तो ये बचेंगे वैलिड। अब x लेने का रीजन समझ में आया। मैं x नहीं लेता तो इसमें से माइनस कैसे कर पाते भाई? x वो वेरिएबल है जो हमें एक्चुअल वैल्यू देगा, इसलिए मैं x लेकर चल रहा हूं। मुझे नहीं पता 100 है कितनी वोट्स हैं, तो मुझे एक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। तो सर मैंने पोल्ड वोट्स में से पहले क्या लिया? वोटिंग लिस्ट ले ली 100 की। 20% वोट डालने नहीं गए, उनको हटा दिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो पार्टिसिपेट किया 80x ने किया, पोल्ड वोट इतने हुए, उसमें से 600 इनवैलिड भी हटा दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैलिड है उसमें से एक विनर निकल के आता और एक भाई साहब लूजर निकल के आते हैं। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 600 vote declared invalid and the winner gets 75% of the valid votes। विनर को कितना मिल रहा है? 75% ऑफ द वैलिड वोट्स मिल रहा है विनर को। वैलिड वोट का ये वैलिड है इसका 75। मान लो अगर ये वैल्यू 100% है, तो इन भाई साहब को 75% मिला। अब इसका 75 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें यहां भी टाइम हम बचा सकते हैं कि सर ये जो वैलिड है उसका 75% को मिल रहा है, 100 में से 75 मिल गया, तो इनके पास कितना बचा? 100 माइनस 75 से 25% लूजर को मिल गया। सर जब 25% लूजर को मिल गया, तो जो विनर और लूजर का हम डिफरेंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिन। वो कितना होगा सर? 50% हो गया मार्जिन। कितने का सर? 80x माइनस 600 का अगर मैं 50% निकाल दूं, मतलब 1/2, तो वो हो गया मार्जिन। और बोल रहा है एंड विंस बाय 4500 वोट्स। और भाई साहब कितने से जीत गए? 4500 वोट से। तो ये बन गई कहानी। 80x माइनस 600 एंड 2 इस तरफ आ जाएगा तो 9000 एंड 80x, और ये कितना बन जाएगा? x इक्वल टू भाई 600 इस तरफ आ जाएगा। सो दिस विल बी 9600। डिवाइड में कितना सर? 80 है, तो 80 रहने दो। बात समझ में आ रही? चलो इसको कैंसिल करते हैं सर। 0 से 0 चला जाएगा, 8 बन जाए 8, कितना बचा सर? सर 1 बच रहा है, 8 टू जा सर ये 1200 बच गए। x 1200 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वोटिंग लिस्ट, दैट इज 100 इंटू एक्स, राइट? x कितना है सर? 1200 है। तो सर 100 इंटू एक्स यही बच रहा है ना, कि 120 बच रहा है? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, है ना भाई? ये कितना हो रहा है? 9600 हो रहा है। मैंने 96000 बोल दिया। चलो ठीक है, ये कैलकुलेशन ध्यान रखो। ये 9600 होगा भाई, 600 ही होगा ना, डिवाइडेड बाय 80। इस बात का ध्यान रखना। 8 बन जा, 8 टू जा 120 आ गई एक्स की वैल्यू। अब एक्स 120 है, तो 100x कितना होगा सर? 120 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 12000 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो बी करेक्ट हो गया। एक मेथड तो ये थी करने वाली, ये फिर भी मुझे लग रहा कहीं ना कहीं टाइम ले रही। मैं शॉर्टकट आपको जो बता रहा हूँ वो भी सुनो। शॉर्टकट क्या है गाइस? अगर मैंने बोल दे कि वोटिंग लिस्ट एक्स की थी, समझते रहे ना बात, एक्स की वोटिंग लिस्ट थी, उसमें से बोला 20% वोट डालने ही नहीं गए, भाई ये कहीं ना कहीं रिमेनिंग रिमेनिंग का, ये फिर इसमें से गए फिर इसमें से गए, तो रिमेनिंग रिमेनिंग का है, तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसिव डिक्रीज है। इस बात को आपको समझना है। 20% का फ्रैक्शन आपने बनाया 20/100 और कैंसिल किया तो 1/5। 20% नहीं गए, जो वोट डालने नहीं गए उनको हटा दो, जरूरत क्या है उनकी? तो सिर्फ 5 पार्ट में से 1 पार्ट नहीं गए, तो कितने गए सर? 4/5 चले गए इसके। तो इतने की क्या हुई है सर? इतने वोट्स पोल्ड हैं या फिर वोटिंग हुई है? अब जो वोटिंग हुई है सर, उसमें से क्या कर देते हैं सर? सर ये वोटिंग हुई है समय ने, इसमें से 600 क्या है सर? सर 600 इनवैलिड है, तो इसमें से हम 600, इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में से 600 हम हटा देते हैं, क्योंकि 600 इनवैलिड है। बोल रहा है ना कि सर आउट ऑफ विच 600 इनवैलिड, वो भी हटा दिए। तो अभी क्या बचे सर? ये बची वैलिड वोट। अब वैलिड में से आप बोलो कि विनर को अगर 75% मिल रहा है, वैलिड 100% है, विनर को 75% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा? 25%। बात समझ में आ रही है? विनर को 75, लूजर को 25, तो कितने ज्यादा से जीत गया सर? 50% ज्यादा से वो जीत गया। और वो हमें दे रखा है 4500 से जीत गया वो। तो इसका अगर मैं वैलिड वोट का 50% अगर मैं निकाल देता हूं, तो गाइस वो 4500 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जो वैलिड वोट्स हैं, यहां से यहां तक की कहानी क्या बताती है सर? ये कहानी हमें बता रही कि है वैलिड वोट्स। और वैलिड का आप वो कितने से जीत गया? 50% से। तो इसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो वो जीता 4500 वोट से।
तो हमारा आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। चलो इससे भी निकाल के ही बता देता हूं। सर 1 जा 2 यहाँ पर आएगा, बताओ 2 यहाँ पर आएगा, 9000 और 600 यहाँ पर आएगा, तो x इक्वल टू 4/5, ये 9600। बात समझ गए? तो 4 2 जा 4 4 जा 2400, राइट? इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 4 5 जा 20, 2 बचेगा, 10 to 12, सर 12,000 इस तरीके से भी आंसर आ गया। तो मैं वही बता रहा हूं कि शॉर्टकट समझो, दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए, राइट? मैं जितनी कोशिश हो रही शॉर्ट दोनों मेथड बता रहा हूं कि आप आसानी से कर पाओ। भाई ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक बार देख लो फटाफट। क्वेश्चन क्या है? Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 14 hours more to complete the work job when A and B work together. B working alone would take 3.5 hours more than A plus B working together. Time required to finish the work. आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गाइज इससे सॉल्व करो, और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही दो, बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको ऐसे बेनिफिशियल, और शॉर्टकट भी आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक भी करना है। ऐसा नहीं कि मेरी भी बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आपके लिए ट्रिक्स बनाने में, राइट? तो प्लीज लाइक भी करें। सो गाइस, टू वर्कर्स एंड बी आर एंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क। भाई दो वर्कर से हमें कोई काम करवाना है, दो मजदूर लोग हैं, हमने बोला ये काम आपको करना है। अब समझना, अब वो बोल रहा है कि ए वर्किंग अलोन, ए अकेला अगर वर्क करेगा, वुड टेक 14 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए प्लस बी वर्क टुगेदर। मतलब ए प्लस बी अगर वर्क करते हैं, समझो बात को, अगर मैंने बोल दिया मान लो ए प्लस बी वर्क करते हैं और उन्हें एक्स आवर्स का टाइम लगता है, और ए अकेला वर्क करेगा, ए प्लस बी दोनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं, एक्स आवर्स का टाइम ले रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर। ए वर्किंग अलोन वुड टेक 14 आवर्स मोर टू कंप्लीट जॉब देन ए प्लस बी टुगेदर। मतलब ए अकेला इन दोनों से कितना लेगा? सर 14 आवर्स ज्यादा टाइम लेगा। ए अकेला 14 आवर्स ज्यादा टाइम लेगा, राइट? बी वर्किंग अलोन वुड टेक 3.5 आवर्स मोर देन ए प्लस बी। मतलब ए प्लस बी को जो टाइम लग रहा है उससे कितना लेगा? सर 3.5 आवर्स का मतलब क्या? 3 2 जा 6 + 1, 7/2 बोल सकता हूं। सर 7/2 आवर्स ज्यादा लेगा, 3.5 ही है ना वो, तो इतना ज्यादा लेगा। अब अगेन इस क्वेश्चन को करने की हमारे पास दो मेथड है। आप अगर बेसिक मेथड से करते हो तो आपको मैं बस लिख देता हूं, बस शॉर्टकट ही बताऊंगा मैं, कि सर मान लो एक दिन में ए का वर्क देखेंगे, अगर ए टोटल वर्क को एक्स आवर्स में करता है और टोटल वर्क 1 यूनिट है, राइट? तो वन डे में ए प्लस बी कितना करेंगे? ए प्लस बी एक्स आवर्स में टोटल वर्क कर रहा है, वन डे में कितना करेंगे भाई? ए प्लस बी आप बता सकते हो सर, 1/x ऑफ द टोटल वर्क। एक दिन में ए प्लस बी का काम, एक दिन में ए का काम कितना होगा? सर अगर ए एक्स प्लस 14 डेज में टोटल वर्क को कंप्लीट करता है तो वन डे में कितना होगा? 1/x + 14। वनडे में बी कितना करेगा सर? 1/x + 7/2। तो गाइज ये एक दिन का ए का वर्क, एक दिन का बी का वर्क, एक दिन का ए प्लस बी का वर्क, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, बट गाइज इट विल टेक मोर टाइम। तो सर शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट होगा क्या गाइज? हमने क्या बोला कि ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है सर? एक्स आवर्स का टाइम लग रहा है। इन दोनों पर्सन में से, समझना शॉर्टकट, इन दोनों पर्सन में से अगर क्वेश्चन इस टाइप का बने, दो पर्सन है, उन्हीं में से कोई एक पर्सन है, मान लो ए, उसे 4 आवर्स का ज्यादा टाइम लग रहा है, और उन्हीं में से मान लो एक कोई पर्सन है बी, उसे 7/2 आवर्स का ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट? 7/2 आवर्स का ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ज्यादा वाला टाइम है, क्या बोल रहा हूं अगेन सुनो, जो ज्यादा वाला टाइम है, सर 14 आवर्स ज्यादा लग रहा है ना? हाँ सर, जो ज्यादा वाला टाइम है उसे अंडर रूट में लिख दो, तो इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोल रहा हूं? इन दोनों से ए को जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, इन दोनों से बी को जितना ज्यादा टाइम लग, इन्हीं में से दो पर्सन है, तो जो ज्यादा वाला टाइम है उन दोनों के ज्यादा वाले टाइम को आप प्रोडक्ट अंडर रूट में लिखोगे तो इस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। तो कितना होगा भाई? 2 7 जा 7 7 जा 49, तो कितना आ जाएगा गाइज? सर 7 7 जा 49, तो 7 बाहर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? सर 7 आ गई है। टाइम टेकन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो इस एक्स की वैल्यू दोनों को कितना लगेगा? 7 आवर्स। सर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर बताओ भाई क्या है? अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज ईच। पहले एक बार देख लो, मैं साइड खड़ा हो जाता हूं। लो,
हाँ भाई, पॉज करके उसको सॉल्व करो। राइट, तो क्या बोल रहा है, अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज ईच। मतलब हाउस को भी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में सेल किया गया है और शॉप को भी 1 लाख रुपीज में सेल किया गया है। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड 20% लॉस, वेर इज शॉप सेल इनटू 20% प्रॉफिट। मतलब हाउस को सेल किया गया है, समझना बात, हाउस को अगर सेल कर रहा है तो भाई इसमें कितना है, ऐसे लॉस हो रहा है 20% का, और शॉप को सेल कर रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझना, सर हाउस को सेल किया, हाउस को, और सर किसको सेल कर रहे हैं, सर शॉप को, शॉप को सेल कर रहे हैं। तो हाउस को सेल कर रहे हैं तो 20% का क्या है, सर लॉस है। इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5। सर शॉप को सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, सर कितने का, सर 20% का, फ्रैक्शन तो सर इसका 1/5। तो कहीं से लॉस है तो ये लॉस बताता है, लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। सर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो डिनोमिनेटर तो कॉस्ट प्राइस बताएगा। तो परसेंटेज का बनाओ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर लॉस है तो लॉस बताएगा, डिनोमिनेटर क्या है, लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। क्योंकि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखोगे, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट का फॉर्मूला देखोगे तो प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। बात समझ में आ रही, तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होगी। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब समझो यहां पर बोल रहा है कि दोनों को 1 लाख रुपीज में सेल किया गया है। कहने का मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। समझ पा रहे हो, दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। ये मान लो हाउस है और ये क्या है, शॉप है। नहीं, शॉप ए हो गई, ए हाउस हो गया। सर इनकी कॉस्ट प्राइस देखेंगे, इनका प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, और इनका क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताओ, हाउस की कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 5 पार्ट। समझना बात को, सीधा हो जाएगा। सर लॉस कितना है, सर 1 पार्ट का, नेगेटिव में लिख दो। और सर सेलिंग कितनी बन जाएगी, 5 पार्ट में खरीदा, 1 पार्ट का लॉस हो गया, तो सेलिंग विल बी 4 पार्ट सर। यहां पर शॉप की बात करो, सर शॉप की कॉस्ट प्राइस है 5 पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर प्रॉफिट हुआ 1 पार्ट का, तो सेलिंग कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग हो गई 6 पार्ट। ये सब रेशो में रहते हैं। अब बात समझना, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या, दोनों की सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपीज है, मतलब दोनों की सेलिंग बराबर है, इक्वल है। तो भाई हम देखते हैं, हमने जो बनाया उसमें क्या दोनों की सेलिंग इक्वल है ना, सर यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है। तो सर दोनों की सेलिंग क्वेश्चन बोला इक्वल है। तो गाइस हम अपनी मेथड लगा के दोनों की सेलिंग को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने का तरीका क्या है भाई, वो 1 लाख रुपीज से बच जाओगे आप सॉल्व करने से। सर अगर दोनों को इक्वल करना है तो 4 और 6 का एलसीएम कितना बनेगा, सर सबसे पहले इनका एलसीएम लो। सर इनका एलसीएम बनेगा 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम। सर एलसीएम बनेगा 12, 12 को 6 से डिवाइड करोगे सर 2 टाइम। तो इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया करो, आपके बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। सर 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया करो। अब देखो 4 3 से 12 हो गया और 6 2 से 12 हो गया, तो दोनों की सेलिंग तो बराबर हो गई। और दोनों की टोटल सेलिंग 12 प्लस 12 कितनी बन गई सर, 24 पार्ट्स। और 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। सर दोनों की कॉस्ट कितनी बन गई, 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25। मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा इसको, थे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी कई बार वो बोल सकता है कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो इसमें तो इक्वल थी तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बोलेगा प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, उनको इक्वल कर दो। तो जिन्हें भी इक्वल करना है उनका एलसीएम लेके फिर उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही, तो आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, सेलिंग प्राइस, दो आर्टिकल की, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी भी दे सकता है। तो इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप इस मेथड से सॉल्व कर पाओगे। दैट्स वाई मैं एक मेथड ये बता रहा हूँ, तो इससे काफी टाइप के कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी, 15 प्लस 10 25 है। और दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 24 पार्ट। तो सर लॉस कितने पार्ट का हो गया, सर 1 पार्ट का। वो तो यहां से भी समझ में आ रहा है सर, -3 + 2, ये -3 हो जाएगा +2, तो लॉस तो 1 पार्ट का फिर भी आ रहा है। तो सभी जगह वो सही रहेगा, कहीं से भी आप निकालोगे। तो सर हमें पता है दोनों की सेलिंग दे रखी कितनी है, पहली शॉप की सेलिंग भी 1 लाख है, और सॉरी पहला हाउस की सेलिंग 1 लाख है, शॉप की सेलिंग भी 1 लाख है। टोटल सेलिंग कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गई। 2 लाख रुपए सेलिंग है, वो कितने पार्ट की वैल्यू सर, सर 24 पार्ट। सर 24 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है सर, 2 लाख रुपीज। और 1 पार्ट की वैल्यू बच्चा कितना हो जाएगी सर, 2 लाख डिवाइडेड बाय 24। राइट, एक पार्ट क्यों है, एक पार्ट ही क्यों निकाला, क्योंकि लॉस तो कितने का, एक पार्ट हो रहा है। इंटायर ट्रांजेक्शन पे क्या हो रहा है सर, हमें पता है लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है सर, एक पार्ट का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन समझ लो, नो लॉस नो गेन, तो यहीं पे समझ में आ जाता। अगर नो लॉस नो गेन होता तो टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस बराबर हो जाती। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। दूसरा, गेन ऑफ 1/24 लाख, गेन ऑफ रुपीज 1/24 लाख। समझ पा रहा है, ये इस तरीके से बोल रहा है, तो लैख में निकाल लो भाई।
अब मैं बोलता हूं कि भाई इसको हमें कितने वन पार्ट की वैल्यू हमें लाख रुपीज में निकालना है। बात समझ पा रहे हैं? आपने वन पार्ट की वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर मैं इसे टू से डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर कितना बचेगा सर? 1 लाख बचेगा, तो लाख में आ गया ना, 1 लाख बचा ना ये। भाई मैं 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो कितना आ गया? 1 लाख आ गया, समझ ना। और ये कितना आ गया? 12। तो 1/12 ऑफ लाख हो जाएगा ना, 1/12 ऑफ लाख के 1 लाख लिख दिया इसको 1/12। तो बात तो वही है ना। तो क्या ऐसे लॉस है कि गेन है? गेन ऑफ 1/24 लाख, लॉस ऑफ 1/12 लाख, लॉस ऑफ 1/18। तो गाइज हमें सीधा समझ में आ रहा है लॉस हो रहा है, और कितने? 1/12 लाख रुपीस का। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट लॉस दे देगा, कई बार बोलेगा प्रॉफिट लॉस बराबर, इसमें आ गए नहीं है तो हम इक्वल कर सकते हैं। मतलब अगर हम सीख गए मेथड तो हमें गाइज बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके, तो गाइज ये हमारा टेलीग्राम पर आप स्कैनर से स्कैन कर सकते हो, राइट, फॉर रिवीजन नोट्स, अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस और रेगुलर क्विजेस, पीवाईक्यूज, मॉक्स, ईटीसी, ये सब कुछ आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कांटेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो, टेलीग्राम पर हो चाहे चाहे आप मोबाइल नंबर पर, इंस्टा पर, यूट्यूब, ये सब कुछ हमारे से आपको कनेक्ट यहाँ से हमसे कर सकते हो। तो गाइज होप सो कि आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में लेक्चर बहुत अच्छा था, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखो जो भी वीडियो आपको चाहिए कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, हमें इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत है। आप कमेंट में लिखो, मैं कमेंट देख के रिकमेंड कर दूंगा अपनी टीम को, तो वो और भी वीडियो आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेकर आएंगे। और मैं तो अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहले हमें बता दें, तो पहले हम वो वीडियोस ले आएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस।